तो हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता की पाठशाला में। तो आज हम लोग पुनः आ चुके हैं अपने लेक्चर का अपने सीरीज का दूसरा लेक्चर लाकर, जिसमें हम लोग कल हम लोग का पहला लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने जाना था एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे बहुत अच्छे कंटेंट जो सारे एग्जामों के लिए ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे में एसएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल, सारे एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो अगर आप ये सब एग्जामों का तैयारी करना चाहते हैं तो जल्द ही ज्वाइन कीजिए सफलता की पाठशाला, जिसमें आपको बहुत अच्छे कंटेंट बेसिक टू एडवांस तक आपको बताया जाएगा, जिसमें हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे किसी भी चीज़ को। यही नहीं, इसके अलावा इस पे आपको 10th और 12th की भी संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो देर किस बात की है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट मैं लेकर आऊँ। अभी तो शुरुआत है, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को किसी भी बैच की, किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की या बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। अभी तो बस शुरुआत ही है, अभी तो हम लोग शुरू किए हैं। अगर आप लोगों का साथ ऐसे ही मिलता रहा तो मैं बहुत आगे तक आप लोगों को लेकर जाऊंगा। तो चलिए आज क्लास शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने कल जाना था कुछ, पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने कल जो क्लास स्टार्ट किया था, पहला क्लास जो मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था, उसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, लेकिन आज कुछ हम लोग जानेंगे, अच्छी तरह से जानेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्राचीन इतिहास। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि इतिहास का मतलब होता है क्या। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, जरा ध्यान दीजिएगा। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है इति और दूसरा है हास, जिसका मतलब होता है इति मतलब अतीत मतलब जो भूतकाल में घटना हो चुका है, यानी जो घटना भूतकाल में हो चुका है और उसका साक्ष्य आज हम लोगों को किसी न किसी रूप में मिलता है। मान लेते हैं कि हमने किसी रूम की किसी जगह पर खुदाई किया, वहाँ से कोई सिक्के मिल गए, कोई पांडुलिपि मिल गई, इस तरह से कुछ न कुछ साक्ष्य मिलते रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इतिहास। और यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इतिहास का जनक या पिता किसे कहा जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इतिहास जो शब्द आया, यानी इतिहास शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, यानी इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो एक बहुत ही बड़े भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था हेरोडोटस। आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद, हेरोडोटस। इन्होंने ही सबसे पहले इतिहास शब्द को बताया था। इसीलिए इन हेरोडोटस को, ये यूनान के रहने वाले थे, यूनान के बहुत बड़े एक भूगोलवेत्ता थे हेरोडोटस। इन्होंने ही इतिहास को शब्द को दिया था, इसलिए इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। और हेरोडोटस ने एक बुक का रचना किया था जिसे हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिका। सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिस्टोरिका बुक है उसकी रचना किसने की थी, तो हिस्टोरिका बुक की रचना हेरोडोटस ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग पहले जाने कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो हेरोडोटस को इतिहास किसे कहते हैं कि जो अतीत की घटना, यानी जो पहले घटना हो चुकी है और उसका साक्ष्य हम लोगों के पास किसी न किसी रूप में, या तो साहित्यिक रूप में हो, या तो पुरातात्विक रूप में हो, या किसी अन्य रूप में हो, तो उसी घटना को हम लोग बोलते हैं इतिहास। ये हुई इतिहास की बात। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इतिहास के स्रोत को कितने वर्ग में बांटा गया है, यानी जो इतिहास का स्रोत है वो कितना है। यानी इतिहास का स्रोत, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हमने कल इसका कुछ बताया भी था, लेकिन इसके बारे में भी और डिटेल्स में कर लेंगे।
तो इतिहास के स्रोत को दो वर्ग में बांटा गया है। हम लोग पहला को बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और दूसरा है जिसे बोलते हैं साहित्यिक स्रोत, इसे बोलते हैं लिटरेरी सोर्स। यह हुआ इतिहास का स्रोत। यानी इतिहास का स्रोत को कितने में बांटा गया है? तो इतिहास के स्रोत को मुख्य रूप से दो में बांटा गया है। हम लोग पहला को बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत, दूसरा को बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। उसका हम लोग जानेंगे कि जो पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं, जो पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब होता है कि यदि हम किसी जगह पे खुदाई किए तो वहाँ पे कुछ अभिलेख मिला, जैसे में खुदाई करने पे सम्राट अशोक का ढेर सारा अभिलेख मिला है। अभिलेख मतलब क्या? अभिलेख मतलब होता है जो पत्थर पे उकेरा हुआ रहता है, पत्थर पे लिखाया हुआ रहता है, उसी को अभिलेख कहते हैं। पांडुलिपि, पहले तो पेपर था नहीं, इससे बहुत सारे सिक्के मिल गए, कुछ बर्तन मिल गए, कुछ मृदभांड मिल गए। तो इस तरह के स्रोत हम लोग को भौतिक रूप में मिलते हैं, उसी को बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? उसका मतलब होता है जो हम लोग को भौतिक रूप में मिले, जो कहीं पे खुदाई करने पे या कहीं पे कुछ से सर्च हो रहा है उसमें हम लोग को मिले। सिक्का मिल गया, फिर अभिलेख मिल गया, इस तरह का बहुत सारे चीज़ होते हैं जो हम लोग को मिलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। उसका जो दूसरा रूप होता है उसका हम बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है बुक, उपन्यास, साहित्य, मतलब जो कहीं लिखा गया है। यानी पहले तो जमाना था कि पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बाद जब कुछ ऐसा काल आया होगा जब कुछ लोग पढ़े लिखे होंगे, उस समय पेपर का आविष्कार नहीं हुआ होगा, तब लोग पांडुलिपि पे लिखते थे या ताम्रपत्र पे लिखते थे। उसके बाद जब काल और बदला तो उसके बाद जैसे में अष्टाध्यायी हो गया, फिर चाणक्य का अर्थशास्त्र हो गया, उसके बाद मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस हो गया। ये सब जो इसमें इतिहास का कलहन करा तरंगनी हो गया, ये सभी सोर्स हैं जिसमें इतिहास के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, जो पहले हम उस समय क्या था उसके बारे में लिखी गई है। तो ये सब हो गया साहित्यिक स्रोत। इसका मतलब है पुरातात्विक स्रोत का मतलब है कि जो हम लोग भौतिक रूप में मिलता है, जैसे में अभिलेख हो गया, बर्तन हो गया, मृदभांड हो गया, या किसी भी चीज़ जैसे में कोई सिक्का हो गया, इस तरह का। और साहित्यिक स्रोत में होता है, इस साहित्य से मतलब होता है जो किताब है, उपन्यास है, जो पहले लिखा गया है, ताम्रपत्र है, पांडुलिपि है, इस तरह के ढेर सारे स्रोत, इसको बोलते हैं हम साहित्यिक स्रोत। उसको हम जानते हैं कि साहित्यिक स्रोत कितने वर्ग में बांटा गया है। अगला स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो साहित्यिक स्रोत को दो वर्ग में बांटा गया है, जिसमें हम लोग पहला बोलते हैं देसी स्रोत, और दूसरा होता है विदेशी। यानी साहित्यिक स्रोत को कितने में बांटा गया है? दो वर्गों में, पहला देसी और दूसरा विदेशी। देसी में क्या आएगा? देसी को भी दो वर्ग में बांटा गया है, जिसमें पहला को बोलते हैं धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत जो धर्म से संबंधित है, जैसे में धर्म से या कोई धार्मिक बुक है, जिसमें वेद हो गया, वेदांग हो गया, उपनिषद हो गया, आरण्यक हो गया, इस तरह से ढेर सारे बुक। उसके बाद बौद्ध साहित्य हो गया, उसके बाद जैन साहित्य हो गया। ये सब क्या है? ये सब धार्मिक स्रोत है, जिससे हम लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है,
वेद से हम लोग को वैदिक युग के बारे में जानकारी मिलेगी कि वैदिक युग में यहाँ की समाज कैसी थी, यहाँ कैसी व्यवस्था थी, मात्रात्मक समाज थी या पितृत्मक समाज थी, उस समय किस तरह से भेदभाव। इस समय आज हम लोग देखते हैं कि आज का समाज कैसा है, तो हम लोग आगे वाला हम लोग का पीढ़ी है वो पढ़ेगा कि इस समय का 2025 का समाज कैसा था। उसी तरह से वैदिक युग का अलग समाज था, सिंधु घाटी सभ्यता का अलग वहाँ की व्यवस्था अलग थी। इस तरह के स्रोत को बोलते हैं हम लोग धार्मिक स्रोत। और दूसरा होता है गैर धार्मिक स्रोत। इसे हम लोग दूसरा पार्ट में बात करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं गैर धार्मिक स्रोत। गैर धार्मिक स्रोत जो किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है, जैसे में हो गया अर्थशास्त्र, उसके बाद राजतरंगिणी, उसके बाद मुद्रा राक्षस, ये सब ढेर सारे बुक हो गए जिसमें अर्थशास्त्र के लेखक हो गए चाणक्य, और इन्हीं को कौटिल्य भी बोला जाता है। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीन इन्हीं को बोला जाता है। राजतरंगिणी के लेखक हो गए कल्हन, उसके बाद मुद्रा राक्षस के लेखक हो गए विशाखदत्त। जो क्वेश्चन पूछता है मैच करने के लिए होता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। राजतरंगिणी के लेखक कल्हन है, मुद्रा शास्त्र के लेखक विशाखदत्त है। उसके बाद अष्टाध्यायी, के लेखक हो गए पाणिनि। ये सब है गैर धार्मिक स्रोत जो किसी धर्म से संबंधित नहीं है, लेकिन यहाँ से इतिहास के स्रोत मिलते हैं, इतिहास का पता चलता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं गैर धार्मिक स्रोत। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एक नंबर क्वेश्चन पूछता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। और जो अर्थशास्त्र की बुक है, दिखने में अर्थशास्त्र लग रहा है, जो उसमें रुपये पैसे की बात होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें रुपये पैसे की बात या किसी भी देश, राज्य या किसी भी राजा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह एक राजनीति संबंधित बातें है, जिसमें किस तरह से कूटनीति किया जाता है, किस तरह से दूसरे राज्यों पर हमला किया जाता है, ये सब बात तो जिक्र किया, चाणक्य ने जिक्र किया है। उसके बाद तरंगिणी है, तरंगिणी लेखक कल्हन है, तरंगिणी के लेखक कल्हन है। तीसरा मुद्रा से इसके लेखक विशाखदत्त है। और चौथा जो अष्टाध्यायी है, ये संस्कृत की सबसे प्राचीन बुक है। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण की सबसे प्राचीन बुक है। अष्टाध्यायी है ये संस्कृत व्याकरण की सबसे प्राचीन किताब है अष्टाध्यायी। इसका नाम क्यों पड़ा अष्टाध्यायी? क्योंकि यह 8 अध्याय का है और इसके लेखक पाणिनि है। तो ये था गैर धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत में वेद, वेदांग, उपनिषद, अरण्यक, बौद्ध साहित्य। वेद मतलब क्या होता है? वेद एक प्रकार का वैदिक युग में कोई बुक था जिसमें उस समय के बहुत सारे बात लिखे गए थे। वेदांग क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे पूरी डिटेल से कि वेद क्या होता है, वेदांग क्या होता है, वेद कितने प्रकार के होते हैं, उपनिषद क्या होता है, अरण्यक क्या होता है, बौद्ध साहित्य क्या होता है, जैन साहित्य क्या होता है। अभी हम लोग सिर्फ सोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। और आगे इसका अलग अलग चैप्टर है, वेद का अलग है, वेदांग का अलग है, उपनिषद का अलग है, अरण्यक का अलग है, टोटल का अलग हम उसको पढ़ना है। इसे पर नोट कर लीजिए। उसको हम आगे चलते हैं विदेशी स्रोत की ओर। ये देशी स्रोत हो गया और हम लोग चलेंगे विदेशी स्रोत की ओर। विदेशी स्रोत में क्या क्या आता है, तो अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो, और अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए और उसको नोट भी कर लीजिए। अगर आप लोग हमें मोटिवेशन देते रहेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छा सा कंटेंट आप लोग को मिलेगा। हो सकता है अगले सप्ताह से ज्योग्राफी का भी क्लास मिले, इकोनॉमिक्स का भी क्लास मिले, बहुत अच्छे से क्लास, करंट अफेयर का भी क्लास शुरू होने जा रहा है। तो इसलिए आप देर न करते हुए जल्द ही चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और हम लोग पढ़ते हैं विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत में क्या क्या आता है, तो इसमें पहला स्रोत आएगा जिसमें बोलते हैं हम लोग चीनी स्रोत। चीनी स्रोत, जिसमें चीनी स्रोत हो गया। उसके बाद सिंहली स्रोत, उसके बाद यूनानी स्रोत, ये सब विदेशी स्रोत में आते हैं।
जिसमें चीन से कोई लोग आए, सिंह हो गए, हेनसांग हो गए, फवायान हो गए, सिंहली स्रोत जिसमें सिंहली माने श्रीलंका, जो श्रीलंका से लोग आए थे वे भी हमारे पास कुछ बोले। उसके बाद यूनानी स्रोत, यूनान से लोग आए थे, सेमिगास्थनीज हैं, सेलुकस निकेटर थे, ये सब भी कुछ न कुछ हमारे इतिहास के बारे में हमारे बारे में कुछ बता कर गए। इन लोगों का जो किताब लिखा गया उसे उन्हें बोलते हैं विदेशी स्रोत। तो ये था इतिहास के स्रोत, साहित्यिक स्रोत। हम जानेंगे आर्कियोलॉजिकल स्रोत में क्या होता है, हम लोग भौतिक रूप मिलता है आर्कियोलॉजिकल स्रोत कहते हैं, और जो किताब के रूप में लिखा हुआ मिलता है या पांडुलिपि पे या किसी तरह ताम्रपत्र पे कहीं लिखा हुआ मिलता है, उसमें मिलता है साहित्यिक स्रोत। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जानते हैं वेद के बारे में कि वेद क्या है, वेदांग क्या है। आगे हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। आगे हम चलते हैं वेद, ये था इतिहास का स्रोत, और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं वेद। थोड़ा थोड़ा जानेंगे वेद के बारे में, डिटेल्स में आगे पढ़ना है। क्या हुआ? वेद, हम जानते हैं कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद होते हैं 4 प्रकार के। पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा होता है सामवेद, और चौथा होता है जिसे हम बोलते हैं अथर्ववेद। यानी वेद 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद जिसे बोलते हैं ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और जो अथर्ववेद है वो सबसे नया वेद है। ऋग्वेद सबसे क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद, और सबसे नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद। उसके बाद हम जानते हैं सामवेद में हम संगीत के बारे में चर्चा है। सामवेद में संगीत के बारे में चर्चा है। इसका ट्रिक है स से साम, स से संगीत, स से साम, स से संगीत। यानी संगीत की चर्चा किस वेद में की गई है, तो सामवेद में की गई है। उसके बाद यजुर्वेद में जादू टोना के बारे में चर्चा है। जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सब के बारे में यजुर्वेद में चर्चा है। तो ये था वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। जो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और सबसे नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। उसके बाद सामवेद में संगीत की चर्चा है, और यजुर्वेद में जादू टोना और तंत्र मंत्र की चर्चा है। और हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,462 श्लोक भी हैं। क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,462 श्लोक हैं। ये था वेद की कुछ जानकारी। और नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। इसको हम जानेंगे कुछ वेदांग के बारे में कि वेदांग क्या है, वेदांग कितने प्रकार के होते हैं, सही बारे में जानेंगे। नोट कर लीजिए। और आप लोगों से फिर से आग्रह है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे हमें आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे हम आप लोगों के लिए उतने अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे, और बहुत अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरा बाकी है। हम इसमें मेरा एक लाइन भी है जो हम लोगों का एक स्लोगन है मोटिवेट होने के लिए, सिर्फ सकारात्मक सोच, सपने होंगे सच। सिर्फ सकारात्मक सोच, सपने होंगे सच। इसका मतलब है कि हम लोगों को अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोचना है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो कभी भी हम लोग अपने जीवन सफल नहीं हो सकते हैं। इसी में एक किन्हीं के द्वारा लिखी हुई कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए, और दूसरे दोस्तों को वहाँ से जुड़ने के लिए बताया। कहता है, कर्म में अगर सच्चाई है तो, किसी ने लिखा है जिनका कुछ नाम था शुभम श्याम, ऐसे करके कुछ नाम है। अगर आप लोग मेहनत करते करते
कहीं थक जाते हैं, कभी लगता है कि ऊब गए और हमसे कुछ नहीं होगा, उसी के बारे में एक सुंदर पंक्ति है जो शुभम श्याम सर ने लिखा है। कहता है, कर्म में अगर सच्चाई है तो, सुनिएगा ध्यान से, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इसमें लोग कहता है, इस पंक्ति के माध्यम से हम लोग आप लोग बता सकते हैं, हमारे कर्म में अगर सच्चाई है, अगर हम लोग अपनी अच्छी तरह से अच्छे ढंग से मेहनत कर रहे हैं, सच्ची मेहनत कर रहे हैं, तो एक टाइम वो आएगा जब हम लोग भी सफल होंगे और आप लोग सफल करके दिखाएंगे। बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। और हम जानते हैं वेदांग के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि वेदांग क्या है। यानी वेदांग क्या है। वेदांग भी एक बुक है। वेदांग का मतलब होता है कि वेदों, जो वेद में लिखा हुआ है, यानी वेद को अच्छी तरह समझने के लिए एक बुक का निर्माण किया गया, उसी को हम लोग वेदांग कहते हैं। यानी वेदांग मतलब क्या होता है, इसकी रचना जो है, इसकी रचना लिख देते हैं यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है। इसकी रचना, वेदांग की रचना, इसकी रचना इसकी रचना वेदों को समझने हेतु किया गया है। वेदांग क्या है, तो वेदांग की रचना, जो वेद है, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसको समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। और वेदांग कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग जानते हैं। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं, तो वेदांग होते हैं 6 प्रकार के। वेदांग कितने होते हैं, वेदांग होते हैं 6 प्रकार के, जिसमें पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद, और छठा है ज्योतिष। यानी क्वेश्चन पूछता है कि वेदांग कितने प्रकार के होते हैं, तो वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। यानी वेदांग 6 प्रकार के, याद कर लीजिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। नोट कर लीजिए इसे। इस पर हम आगे चलते हैं कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। शिक्षा में क्या दिया गया है, वेदांग शिक्षा है, उसमें क्या दिया गया है, कल्प में क्या दिया गया है, व्याकरण में क्या दिया गया है, निरुक्त में क्या दिया गया है, छंद में क्या दिया गया, ज्योतिष में क्या दिया गया है। हम चलते हैं आगे, उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। तो शिक्षा को हम लोग बोलते हैं वेद की नासिका। शिक्षा को हम लोग बोलते हैं वेद की नासिका। यानी जो वेदांग का पहला भाग है, शिक्षा है, उसे हम लोग वेद की नासिका कहते हैं। इसके द्वारा जो वेदों का है, वेद में जो शब्द दिए गए हैं, उसका शुद्ध उच्चारण होता है। शुद्ध उच्चारण। यानी शिक्षा क्या बोला जाता है, शिक्षा को बोला जाता है वेद की नासिका, जिसमें हम लोग जो वेद में लिखे गए हैं उसका शुद्ध उच्चारण करते हैं। उसका जो कल्प है, कल्प को बोलते हैं हम लोग वेद का हाथ। कल्प को बोलते हैं हम लोग वेद का हाथ। यानी कल्प को बोलते हैं वेद का हाथ, मतलब होता है जैसे में बहुत सारे अनुष्ठान हैं, गृहस्थाश्रम है, अनुष्ठान है, जैसे हम लोग कोई फंक्शन करते हैं, शादी विवाह है, मरना है, इस प्रकार का बहुत सारे 16 संस्कार हैं, सभी के बारे में कल्प में चर्चा की है। उसके बाद व्याकरण है, व्याकरण को बोला जाता है वेद का मुख। व्याकरण को बोला जाता है क्या, वेद का मुख। इसमें क्या किया गया है, जो हम लोग बोलते समय, यानी वेद को पढ़ते समय जो भाषा संबंधी शुद्धता होता है, उसके बारे में चर्चा है व्याकरण में। जो व्याकरण है उसमें व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है, जिसमें जो वेद को पढ़ते समय जो भाषा संबंधी शुद्धता होता है, उसके बारे में चर्चा किया गया। उसके बाद चौथा है जिसे हम लोग बोलते हैं निरुक्त। निरुक्त का मतलब होता है वेद का कान। निरुक्त को बोलते हैं वेद का कान।
या निरुक्त के जो चौथा जो वेदांग है उसको हम बोलते हैं निरुक्त। निरुक्त का मतलब होता है वेद का कान, और इसमें वैदिक शब्दों की व्याख्या की गई है। जो वैदिक शब्दों में जो वैदिक काल में जो शब्दों का वर्णन किया गया उसका व्याख्या किया गया है। उसके बाद छंद, छंद का मतलब होता है वेद के पैर। छंद का मतलब होता है वेद के पैर। इसमें क्या किया गया है, तो इसमें वैदिक और लौकिक, ऐसे में जो वेद पढ़ते समय कोई लौकिक उसमें जो कुछ श्लोक है उसको पढ़ने के लिए इसमें जिक्र किया है किस प्रकार से उसे पढ़ना है। और लास्ट है जो ज्योतिष है, ज्योतिष, इसमें जो ग्रह है, नक्षत्र है, उसके बारे में पूरी तरह चर्चा की है। और ज्योतिष को बोलते हैं वेद की आंख। ज्योतिष को बोलते हैं वेद की आंखें। ये हो गया 6 वेदांग। यानी यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि वेदांग कितने प्रकार के होते हैं, तो वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। उसका मैच करने के लिए होता है शिक्षा को क्या बोला जाता है, तो शिक्षा को वेद की नासिका बोला जाता है। दूसरा है कल्प, कल्प को क्या बोला जाता है, कल्प को वेद का हाथ बोला जाता है। व्याकरण क्या बोला जाता है, व्याकरण को वेद का मुख बोला जाता है। निरुक्त को क्या बोला जाता है, वेद का कान बोला जाता है। छंद को क्या बोला जाता है, वेद के पैर बोला जाता है। और ज्योतिष को क्या बोला जाता है, वेद की आंखें बोला जाता है। इसे नोट कर लीजिए। आगे आगे बहुत सभी कंप्यूटर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं इससे। उम्मीद करके नोट कर लिए होंगे। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में। उसके बाद जो अगला है जो है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। यानी बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में क्या है, तो बौद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, बौद्ध धर्म के लिए भगवान बुद्ध ने क्या क्या किया। उसके बाद बौद्ध धर्म में एक होता है जातक कथाएं, जो भगवान बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियां हैं। उसके बाद बौद्ध साहित्य को हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य को बोला जाता है त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक बोला जाता है, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक बोला जाता है। उसके बाद उसमें क्या क्या कौन कौन से राजवंश थे, किसका किसका यहाँ पे शासन हुआ था, सभी के बारे में धार्मिक जानकारी है, क्षेत्रों की जानकारी है, सभी के बारे में यहाँ जानकारी है। और बौद्ध साहित्य, उसके बाद जैन साहित्य है। जैन साहित्य में भी बहुत सारे जैन मुनि हुए और सब के बारे में जानकारी है, सब के बारे में इसमें दिया गया है। हम आगे चलते हैं। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था बुक अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र जो बुक है हमें बताया था अर्थशास्त्र, इसके लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य हैं। और इसमें किसी भी राजा या राजवंश की क्वेश्चन पूछता है कि अर्थशास्त्र में किस राजा या राजवंश की जानकारी है, तो अर्थशास्त्र में किसी भी राजा या राजवंश की जानकारी नहीं है। वो एक राजनीति से संबंधित पुस्तक है जिसमें कूटनीति के बारे में बताया गया है। जैसे आप लोग गाँव घर सुनते भी होंगे, अगर कोई लड़का या कोई आदमी बहुत तेज बन रहा है, कोई ज़्यादा कुछ कूटनीति चल रहा है, कुछ ज़्यादा चाल चल रहा है, तो उन्हें बोला जाता है कि तुम ज़्यादा चाणक्य बन रहा है, ज़्यादा चाणक्य न मत बनो, ज़्यादा कौटिल्य मत बनो, नहीं तो बहुत महंगा होगा, महंगा साबित होगा। इस तरह का बात यानी अर्थशास्त्र के बारे में दिया गया है। उसके बाद एक बुक है जिसका हम लोग बोलते हैं अष्टाध्यायी। जो अष्टाध्यायी के लेखक हैं उनका नाम है महर्षि पाणिनि। जो अगला बुक है अष्टाध्यायी, हम लोग पिछले स्लाइड में बताया भी, तो अष्टाध्यायी के लेखक है महर्षि पाणिनि। और जो अष्टाध्यायी है वो 8 अध्याय का बुक है। अष्टाध्यायी 8 अध्याय का बुक, इसमें 8 अध्याय है। और ये संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीन बुक है, सबसे पुराना बुक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या हो गया, उसको हम जानते हैं, जिसमें होता है आर्यभट्टीय। एक आर्यभट्टीय बुक है जिसके लेखक आर्यभट्ट है। आर्यभट्टीय जो बुक है उसके लेखक आर्यभट्ट हैं और इसमें विज्ञान के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये था हम लोगों ने जाना देशी स्रोत। उसके बाद हम जानते हैं विदेशी स्रोत के बारे में कुछ जानते हैं कि विदेशी स्रोत में कौन कौन से थे। तो विदेशी स्रोत में सबसे पहले जानते हैं कि एक बुक था, अभी हम जाने कि एक बुक था जो विदेशी स्रोत में, विदेशी स्रोत में हम लोग पहले जाने कि इतिहास कितने किससे कहा जाता है, हेरोडोटस कहा जाता है।
उनका एक बुक था क्या, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इसके लेखक कौन थे, हेरोडेटस। हेरोडेटस। उसके बाद एक बुक और लिखा जाता है, यहाँ पे कंफ्यूजन का बात होता है। हिस्टोरिका के लेखक हेरोडेटस हैं और एक बुक है नेचुरल हिस्टोरिका। एक बुक है नेचुरल हिस्टोरिका जिसके लेखक हैं प्लिनी। इसके लेखक कौन है, जिसके लेखक प्लिनी है। इसमें भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी दिया गया है। और क्या है इसमें एक बुक है जिसे हम लोग बोलते हैं इंडिका। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंडिका। इनका लेखक, बुक के लेखक है मेगास्थनीज। इंडिका जो बुक है इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इंडिका बुक में क्या किस चीज का वर्णन है। तो इंडिका जो बुक है इसमें पाटलिपुत्र, जो पटना का पहले पुराना नाम पाटलिपुत्र था, उसके बारे में जानकारी है। पाटलिपुत्र और वहाँ के राजवंशों की जानकारी है इंडिका पुस्तक में, जिसके लेखक मेगास्थनीज है। उसका और इसमें मौर्य जानकारी, मौर्य के बारे में जानकारी है, मौर्य साम्राज्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, सभी के बारे में जानकारी है इसमें। उसके बाद एक बुक आता है पेरी प्लस ऑफ। पेरी प्लस ऑफ इरिथ्रियन सिज। ये क्वेश्चन पूछता है कि पेरी प्लस ऑफ इरिथ्रियन सिज इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक यानी इसमें इसके लेखक का अभी तक नाम पता नहीं है, जिसे बोलते हैं अननोन यानी अज्ञात। केवल क्वेश्चन पूछा गया है कि पेरी प्लस ऑफ इरिथ्रियन सिज के लेखक कौन है, तो इसके लेखक अज्ञात हैं, जिनका नाम पता नहीं है। और इसमें जो जानकारी है, इसमें जो भारत की कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, यानी जो भारत का तटीय क्षेत्र है, भारत का तटीय क्षेत्र, क्या हुआ, इसमें भारत का तटीय क्षेत्रों की जानकारी है। भारत का तटीय क्षेत्र की जानकारी है। हमें पढ़ा विदेश में सबसे पहला हिस्टोरिका बुक का लेखक कौन है, हेरोडेटस, जिन्हें इतिहास का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। उसके बाद नेचुरल हिस्टोरिका बुक के लेखक कौन है, तो प्लिनी है। उसके बाद इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। इंडिका में किसकी चर्चा है, तो पाटलिपुत्र और मौर्य वंश की जानकारी है। मौर्य वंश की जानकारी है, चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी है। उसका एक अगला बुक है पेरी प्लस ऑफ हिस्ट्री। इसके लेखक अज्ञात हैं यानी अननोन है। और इसमें भारत की जो कोस्टल क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, कोस्टल एरिया है, उसके बारे में जानकारी है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, हम बोलते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, इसके लेखक टॉलमी है। भारत का भूगोल के लेखक टॉलमी हैं। तो ये था कुछ भारतीय इतिहास के विदेशी स्रोत, जहाँ से हम लोगों को भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। उसके बाद और कुछ विदेशी स्रोत जिसमें सिंहली साहित्य है, जिसमें दीपवंश और महावंश की जानकारी है, और अशोक और बौद्ध की जानकारी है। उसके बाद चीनी साहित्य में जो फाहियान और हिंसांग इसिंग के द्वारा बुक लिखे गए हैं, उसकी भी जानकारी है। उसके बाद एक अरबी यात्री आया था जिसका नाम था अल-बिरूनी। उन्होंने भारत के पूर्व मध्यकाल की जानकारी दिया था, जिसने भारत का कहा था कि भारत के लोग जलवायु के बारे में जानकारी दिया था कि भारत का जलवायु कैसा है। इसमें अरबी यात्री जो एक नाम था अल-बिरूनी, उन्होंने दिया था। तो इसे नोट कर सकते हैं, इसे हम लोग लिख देते हैं कि अगला जो है यह है सिंहली साहित्य। अगला है सिंहली साहित्य। इसमें दीपवंश, और महावंश की जानकारी है, और अशोक और बौद्ध धर्म की भी जानकारी है सिंहली साहित्य में। उसके बाद चीनी
चीनी साहित्य है, चीनी साहित्य में किस जानकारी है? तो चीनी साहित्य में फाहियान, इत्सिंग, हेनसांग, इस सब बुक लिखा गया है, उसके बारे में जानकारी है चीनी साहित्य में। तो ये था भारत का इतिहास के स्रोत, यानी सोर्सेस ऑफ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, यानी भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत, जिसे हम लोगों ने आज बहुत अच्छी तरह से जाना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करते रहें। जितना ज़्यादा आप हमें मोटिवेट कीजिएगा उतना ही आप लोगों को अच्छे से कंटेंट मिलेगा। आगे हम लोग बहुत अच्छे पढ़ेंगे। हम लोग का स्लोगन ही है, सिर्फ सकारात्मक सोच, सपने होंगे सच, यानी हम लोग को कुछ करके दिखाना है, सपना सच, हम लोग का जो ड्रीम है उसे पूरा करना है। तो ये था आज का क्लास। उसके बाद ये था इतिहास का स्रोत। उसके बाद हम जानेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री को अगले पार्ट में जो है जानेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री को कितने वर्ग में बांटा गया है, उससे हम लोग बहुत ही अच्छी तरह जानेंगे। तो ये था आज का क्लास में समाप्त होता है। उसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट वो सभी हम लोगों ने बताया। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री कितने वर्ग में बांटा गया है। इससे पहले आज का क्लास खत्म होने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं। तो कहता है कि ध्यान सुनिएगा कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, सिकंदर नहीं बनता। तो इन्हीं चंद लाइनों के साथ मैं आज क्लास में समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।